नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर और एएमसीआरई की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीएफआर रूल। जीएफआर रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, और क्योंकि उसी में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं तो उस वीडियो के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एएमसीआरई के में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। तो आपका एग्जाम की जो डेट है वो है 26 to 28 फेब, और ये जो वीडियो है जीएफआर की ये किस किस पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका पोस्ट कोड 39 जो है आपका एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर आता है। इसके अलावा आपका ग्रुप कोड 2 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेएओ, ऑफिस असिस्टेंट, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका सेम सिलेबस रहता है। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो आपके दो और पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है स्टोर कीपर जनरल के लिए, जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट आता है, और असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर और स्टोर कीपर के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अभी तक हम आरटीआई डिस्कस कर चुके हैं, ऑफिस प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं, सीसीए डिस्कस कर चुके हैं, एलटीसी रूल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक जीएफआर। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एएमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स देख रहे हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पोस्ट कोड जो आपका है 2 और 39 उसके लिए। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है। जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा का सारा सिलेबस कवर है, बाइलिंगुअल है। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जाम है उसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, यानी कि 100 नंबर के होंगे, और 75 यानी कि 75 क्वेश्चन होंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक से, जो भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का मिलके बनता है 300 का, तो टोटल पेपर आपका 400 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे कि मैं आप सभी को पहले बताती हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये हम अगर हम लाइव क्लास की बात करें या रिकॉर्डेड बैच की बात करें, उसमें हमारा ये 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट होता है। तो 1 घंटे की क्लास में इसको कवर करना इम्पॉसिबल है उतना डिटेल में। हालांकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी क्विक रिवीजन में हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट की हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप सारी चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अपने क्विक रिविजन जो है यहाँ पर देख पाओगे। अगर आपने जीएफआर पढ़ लिया है तो मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऐसा ना हो कि आपके अमेंडमेंट छूट गए हों, और अमेंडमेंट्स ही अभी आए हैं जिसमें कि नई लिमिट्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर जो क्वेश्चन आएगा उसका अगर आप पुरानी लिमिट्स के अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपडेटेड नॉलेज पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जीएफआर का। तो जीएफआर की अगर हम बात करें तो जीएफआर स्टैंड्स फॉर जर्नल फाइनेंशियल रूल्स। जीएफआर एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हम जीएफआर 2017 कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक हमारे लेटेस्ट है, और इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेटेज की अगर हम बात करें तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो पहले हम गुड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसी क्लास में हम बाद में सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट रूल नंबर 142 से, और 206 तक ऑलमोस्ट हमारा ये है। तो हम 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप नोट पैड पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि काफी सारी अपडेट्स हैं, जो लिमिट्स अपडेट हुई थी तो वो आप साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा रूल नंबर 142। 142 हमें क्या बताता है? 142 कहता है कि जो भी जर्नल गाइडलाइंस हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी जर्नल गाइडलाइंस होंगी कि अगर आप कोई भी प्रोक्योर कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की जो भी जर्नल गाइडलाइंस है, जो कि सभी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट पर अप्लाइकेबल होंगी, इसके बारे में ये हमारा रूल नंबर 142 कहता है कि जो भी
गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी तरीके का प्रोक्योरमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए बेसिक गाइडलाइंस जो है आपको वो चैप्टर नंबर 6 में मिलेंगी, जो कि हमें वो रूल नंबर 142 बताता है कि सारी की सारी जनरल गाइडेंस हमारी इसमें है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 143। तो 143 हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स, कि जो हमारे गुड्स हैं, व्हाट इज गुड्स। गुड्स जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं वो अब टेंजिबल भी हो सकता है हमारा, और हमारा नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसको आप टच कर सके, आप जिसको फील कर सके, जैसे हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, कोई भी आप सामान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, लाइव स्टॉक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके टेंजिबल में आते हैं, ये सारे के सारे हमारे गुड्स में आते हैं। नॉन टेंजिबल की बात करें तो जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारी चीजें भी हमारी गुड्स में ही आती हैं। क्या नहीं आता है वो अगर आपको याद रखना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, लाइब्रेरी। आप याद रखेंगे कि लाइब्रेरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपकी बुक्स हैं, चाहे आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीजें आपकी गुड्स में नहीं आती हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ये हमारा एक्सक्लूड है। इसके अलावा जब भी आप गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो गुड्स को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि अगर हम गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। अगर उसके लिए कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग लगेगी, ट्रेनिंग हमें चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की, या कोई इंश्योरेंस है, कमीशन है, ये सारी चीजें भी हमारी गुड्स का ही पार्ट है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, बट जो हमारे लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे गुड्स में काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी जो आप ट्रांसपोर्ट को लाने के लिए यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा जो प्रोडक्ट को लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इनवॉइस, कोई भी कमीशंस है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें भी हमारी गुड्स का ही पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें हमारी गुड्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 144। 144 है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क। की फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले तो आपका जो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट है, जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोडक्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर आपका प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं वो क्या है उसके बारे में क्लियरली डिटेल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कंसाइज लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के ना लिखी हो, सीधे सीधे भाषा में लिखी हो, ताकि बिडर्स आप तक अप्रोच कर पाए, ज्यादा से ज्यादा बिड्स आपको सेंड कर पाए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 144 कहता है बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 145, दैट इज ऑथोरिटी इज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स। कौन सी ऑथोरिटी है जो कि गुड्स परचेज कर सकती है, तो जिसको भी पावर दी गई है, जो भी ऑथोरिटी को पावर डेलीगेट की गई है कि वो प्रोक्योरमेंट कर सकती है, वो एक्सपेंडिचर कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है, उसके बारे में अप्रूवल दे सकती है, तो वो ऑथोरिटी हमारी क्या है, जो कि हमारी प्रोक्योरमेंट के लिए हमें परमिशन दे सकती है, जिसके पास एक्सपेंडिचर की पावर है। नेक्स्ट हमारे पास है 146। 146 है हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन जैसे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलिट्री के लिए प्रोडक्ट है, तो उसके लिए भी जो भी टाइम टू टाइम पर हमारी टेंडर हम निकालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कौन हैंडल करता है, वो भी हमारी हैंडल होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है उसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 147, पावर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। कि जो भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए पावर्स के बारे में है, कि जो भी हम गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं वो किसके पास है, जिस भी अथॉरिटी के पास खर्च करने की पावर है उसके पास वो पावर है। और जो भी आप गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपका जो प्रोसेस है वो पूरा फेयर होना चाहिए, जो भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए एंड इकोनॉमिकली होना चाहिए, कि आप बेस्ट वैल्यू, आप कम पैसों में ज्यादा वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग आप परचेजिंग कर रहे हैं। फेयर एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो बिड्स हैं आपके पास वो आ पाए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 148। 148 हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है 149। 149 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 149 है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये रूल नंबर भी आपको याद रखना
है कि जैम पोर्टल के बारे में किस में बात की गई है, रूल नंबर 149 में बात की गई है। सबसे पहले हम यहां पर याद रखेंगे जैम की फुल फॉर्म। जैम की फुल फॉर्म आती है, सो जैम स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 140 जो 9 हमारा रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप प्रोक्योर करना चाहते हैं और वो हमारे पास जैम पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के लिए ये जरूरी है कि वो खरीदारी जैम पोर्टल से ही करे। तो ये हमारा रूल नंबर 149 इसको मैंडेट करता है। अब ये जो जैम पोर्टल है हमारा, इससे आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो इस पर सप्लायर्स भी होंगे। वो किसका काम है देखना, वो काम है देखना जैम एसपीवी का। What is JAM SPV? JAM SPV stands for Government E-Marketplace ये तो हमारी जैम की फुल फॉर्म होगी। What is SPV? Special Purpose Vehicle। स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब ये जैम एसपीवी क्या करता है, काफी टाइम पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से तो आपने एक सुना होगा डीजीएसएनडी, जो कि अब हमारा नहीं है। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, जैम एसपीवी के पास है। जैम एसपीवी क्या करता है, जैम एसपीवी का काम ये है देखना कि जो भी सप्लायर रजिस्टर कर रहे हैं सबसे पहले उन सप्लायर के बारे में पूरी तरीके से बैकग्राउंड चेक करना कि उन सप्लायर का प्रोक्योरमेंट जो हो रहे हैं वो क्या वो टाइम से डिलीवरी दे पाएंगे प्रोडक्ट की नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने साल पुरानी कंपनी है, कितना टर्नओवर है, ये सारी चीजें देखना। जो है पास्ट में उनको कभी डिबार तो नहीं किया गया है, ब्लैकलिस्ट तो नहीं है कहीं से कंपनी, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो नहीं डिलीवर करती हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस दे रही हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखना किसका काम है, हमारे जैम एसपीवी का काम है। और इसके लिए टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करती है कि हमारे पास ये गुड्स और ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको रूल नंबर याद रखना है और साथ ही ये याद रखना है कि रूल नंबर 149 ये हमें बताता है कि अगर किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो जरूरी है कि वो जैम पोर्टल से ही प्रोक्योर हो, अगर वो जैम पोर्टल पर अवेलेबल है। अब आप जैम पोर्टल से अगर प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपके पास लिमिट्स हैं। तो लिमिट्स हमारी अपडेटेड लिमिट्स ये हैं कि अगर आप जैम पोर्टल से परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहली लिमिट्स हमारी है कि आपकी जो लिमिट है वो अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं वो 50,000 तक की है। अगर आपका प्रोडक्ट जो भी आप प्रोक्योर करना चाहते हैं 50,000 रुपए तक का है तो वो आप कैसे परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज का मतलब क्या है, आप जाइए जैम पोर्टल पर, प्रोडक्ट को सर्च कीजिए और जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है सारी स्पेसिफिकेशन मैच हो रही है, आपको प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर हो जाएगा और जो है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग भी आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा है, L1 है, लोवेस्ट वन सबसे कम प्राइस मिल रहा है, तो आप वहां से अपनी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, वो चीज आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और अप टू 10 लाख है, 10 लाख से 50,000 के बीच में अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपको कहता है कि आप कम से कम 3 सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करें, एटलीस्ट 3 डिफरेंट जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करें उनके प्रोडक्ट्स के बीच में क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या कुछ है, क्या प्राइस मिल रहा है, कंपैरिजन करें। उनके कम से कम 3 सप्लायर हमें सेलेक्ट करना है, उनके प्रोडक्ट को कंपेयर करना है, उसके बाद आप प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकंड, आप यहां पर यूज कर सकते हैं ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का भी, ऑनलाइन बिड और रिवर्स ऑक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है 10 लाख से ज्यादा का अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वहां पर हम टेंडर पब्लिश करते हैं और ऑनलाइन बिडिंग जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये 3 लिमिट हमारे पास है। अगर आप जैम पोर्टल पर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है वहां से अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो ये 3 लिमिट है हमारे पास। 50,000 तक का गुड है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मोर देन 50 to 10 लाख है तो आप 3 डिफरेंट सप्लायर्स को कंपेयर करेंगे या ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं। अबाउट 10 लाख है तो आप ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। पहले हमारे पास लिमिट थी 25,000, उसके अलावा थी। अब हमारे पास मिनिमम लिमिट 50,000 की है। पहले हमारे पास लिमिट थी 30 लाख रुपए फॉर ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स के लिए ऐसी सेपरेट हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है, हम डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। 150 हमें बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। तो जेम एसपीवी जो है वो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं सभी सप्लायर्स की रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जेम एसपीवी देख रहे हैं, और जो भी ये सप्लायर्स हैं वो कितने समय के लिए जो है हमारे पास रजिस्टर होंगे ये डिपेंड करता है ऑन दी नेचर ऑफ गुड्स। तो जो भी नेचर ऑफ गुड्स है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कोई सप्लायर कितने समय के लिए रहेगा, और टाइमलाइन कितनी रहती है, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 3 इयर्स। तो 1 साल से 3 साल के लिए हमारा कोई भी सप्लायर जो है हमारे जेम पोर्टल पर रजिस्टर होता है। उसके बाद जैसे ही उसका 3 साल खत्म हो जाएगा तो वो रिन्यू करवा सकता है अपने आप को, तो दोबारा रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और कोई भी अगर न्यू सप्लायर आना चाहता है तो वो कभी भी आ सकता है, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करे तो वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 151 डिबार फ्रॉम द बिडिंग। क्या हम किसी सप्लायर को डिबार कर सकते हैं? तो यस, हम डिबार कर सकते हैं। कब हम कर सकते हैं? जैसे कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, या फिर किसी भी तरीके से ऑफिसर्स के साथ कोई मिलीभगत है, रिश्वत देने की कोशिश की है, या फिर ऐसा है कि जब उसने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कोशिश किया, प्रोडक्ट्स जो एग्जीक्यूशन में है, जब उसने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, उस टाइम पर किसी भी तरीके की थ्रेट हुई है, किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की डेथ हो गई या कोई भी थ्रेट हो गई, तो उस टाइम पर हम जो है सप्लायर को डिबार कर सकते हैं। कुछ केसेस में 2 ईयर्स, कुछ केसेस में 3 ईयर्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास 152 एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स। अब आपने देखा होगा कि काफी सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल है। तो अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है लेकिन इंडिया में भी उसका ऑफिस है, अगर वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है या अपने बिडिंग में जो है पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो बिडिंग जो है वो सेंड कर सकती है। ये हमारे पास रूल नंबर 152 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 153। 153 क्या कहता है? रिजर्व्ड आइटम एंड अदर परचेज और प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी। तो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारी जो है स्कीम्स लेकर आती हैं। जैसे हमारे पास स्टार्टअप के लिए था एक टाइम पर कि स्टार्टअप्स काफी सारे हो रहे हैं, है ना, एमएसएमई है, इसी तरीके से KVIC है, जहां पर भी हमें कोई भी खादी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो हमारे लिए जरूरी है कि हम मिनिमम 20% जो है वो KVIC से परचेज करें। तो कुछ चीजों में रिजर्वेशन है कि जब भी आपको कोई भी गुड्स प्रोक्योर करने हैं, कोई भी वर्क करवाना है, तो उस केस में रिजर्व आइटम में KVIC है। जैसे कि अगर आप कोई भी खादी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम 20% आपका KVIC से परचेज होना चाहिए। MSME के लिए रिलैक्सेशन है, मीडियम एंड स्मॉल, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है या स्टार्टअप्स हैं, उनके को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है, तो आप वहां से भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको लोकली परचेज करना है, ऐसे केसेस में। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 154, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। अभी तक हमने क्या देखा था, कौन सी लिमिट देखी थी? जब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हो, कहां से? जब आप प्रोक्योर कर रहे हो जेम पोर्टल से, जब हमारे पास जेम पोर्टल पर अवेलेबल है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट जो हमारे पास जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे प्रोक्योर करेंगे? अगर प्रोक्योरमेंट की जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अगर 50,000 तक की है तो इंडिविजुअल बेसिस पर सर्टिफिकेट देके प्रोडक्ट को परचेज किया जा सकता है। आप सर्टिफिकेट देंगे, एक साइन करेंगे और उसके बेसिस पर आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट क्या है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी अप टू डेट है, स्पेसिफिकेशन मैच हो रही है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वही है। इसके अलावा जो है आपका टाइम पर डिलीवर हो रही है, रिलायबल सप्लायर है, ये आप सर्टिफिकेट में देंगे और आप ये प्रोक्योरमेंट यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 155 कहता है, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है, मोर देन 50,000 अप टू 5 लाख है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम एक LPC बनाते हैं। व्हाट इज LPC? LPC इज द लोकल परचेज कमेटी। लोकल परचेज कमेटी। ये लोकल परचेज कमेटी जो है इसमें हमारे पास 3 मेंबर्स होंगे। ये 3 मेंबर्स इसीलिए हमने ऑड में रखे हैं ताकि ऐसा ना हो कि जैसे दो हाँ बोल रहे हैं, एक ना बोल रहा है तो वो साइन कर दे। नहीं, यहाँ पर जो पर्सन है वो हमारा ज्वाइंटली और इंडिविजुअली सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीनों मेंबर इंडिविजुअल लेवल पर भी सेटिस्फाई होने चाहिए और ज्वाइंटली लेवल पर भी, कि जो भी प्रोडक्ट वो प्रोक्योर कर रहे हैं, क्वांटिटी मैच है, हमारी क्वांटिटी में उतनी मिल रही है जितने में चाहिए, क्वालिटी हमारी एज पर है, स्पेसिफिकेशन मैच हो रही है, प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो जाएगा, रिलायबल सप्लायर है और ये सप्लायर को कभी भी पास्ट में डिबार नहीं किया गया है, तो हम यहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इस केस में हम LPC बनाते हैं, लोकल परचेज कमेटी। अगेन जो लिमिट अपडेटेड है वो आप यहां पर याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा 156 हमारा डिलीट हो चुका है। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स देख रहे हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पोस्ट कोड जो आपका है 2 और 39 उसके लिए। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है, जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा का सारा सिलेबस कवर है। बाइलिंगुअल है। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज 157, अवॉइड पीस मील परचेज। अवॉइड पीस मील परचेज का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही प्रोक्योर करो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। हमें ऐसा नहीं करना है जैसे सपोज मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो मैंने 30 एक खरीद ली, 40 एक खरीद ली, फिर मैंने 30 एक खरीद ली। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे बार बार अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एडमिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फाइनेंशियल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अप्रूवल को जितना कम से कम हो सके उतना करना है। अगर मुझे 100 की क्वांटिटी की जरूरत है तो 100 ही मुझे परचेज करनी चाहिए, बहुत ज्यादा टुकड़ों में हमें मुझे परचेजिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 158, परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स। तो हम टेंडर पब्लिश कर सकते हैं, और जब भी हम टेंडर पब्लिश करेंगे फिर हमारे पास बिड्स आती हैं, उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डील बुक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स है जिसके बारे में हम एक एक आगे डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जिसको हम एटी बोलते हैं, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जिसको हम एलटी के नाम से जानते हैं, टू स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी जिसको हम एसटी के नाम से जानते हैं, एंड द रिवर्स ऑक्शन। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 159, ई पब्लिशिंग। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको याद रखना है, आपको जो है जैम पोर्टल पर भी पब्लिश करनी है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आपको सीपीपी, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर भी पब्लिश करना है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी आपको इसके बारे में पब्लिश करना है, ठीक है। तो ई पब्लिशिंग जरूरी है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा ई प्रोक्योरमेंट, सेम वे में जैम, सीपीपी, मिनिस्ट्री वेबसाइट की वेबसाइट पर सब जगह पब्लिश करेंगे। नाउ रूल नंबर 161 अबाउट द एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, यानी कि एटीई। नाम से क्या पता चल रहा है, एडवर्टाइज, यानी कि ये हम यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से हमारा वर्ड बना है, यानी कि जो भी प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए हम बकायदा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर हो सकती है, न्यूज़पेपर में हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, मीडिया चैनल्स पर, किसी भी तरीके से हो सकती है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस टेंडर को हम एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिश करेंगे। एटी हम कब यूज करते हैं, जब भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मोर देन 50 लाख है। अगर आप जो भी प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं वो 50 लाख या उससे ज्यादा है तो हम एटीई का यूज करते हैं। सेकंड, यहां पर हमारे पास आता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। अब कोई प्रोडक्ट अगर मुझे इंडिया में नहीं मिल रहा है तो वो हमें बाहर से प्रोक्योर करना पड़ेगा, आउटसाइड इंडिया। तो उस टाइम पर जो टेंडर इंक्वायरी होती है उसको हम बोलते हैं जीटी। और जीटी की हमारी लिमिट क्या है, हम कब यूज करते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो हम जीटी का यूज करते हैं। अब हमेशा जरूरी नहीं कि 200 करोड़ ही हो, उससे कम भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जहां पर 200 करोड़ से कम है तो भी हम प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रीजन होना चाहिए कि क्यों 200 करोड़ के लिए हम यूज कर रहे हैं, और जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे हमें अप्रूवल लेके ही हम ऐसा कर सकते हैं। अब एटी में जो आप टेंडर निकालते हैं उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सबमिट द बिड। तो कितना कम से कम समय देना है किसी की बिड्स को सेंड करने के लिए, कि हमने टेंडर निकाला, कितना हम टाइम देंगे कि बिड्स हमारे पास आ जाए। अगर आप जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो आपकी डोमेस्टिक लेवल पे है, यानी कि आप विद इन इंडिया प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो आपका कम से कम समय होगा बिड सबमिशन को देने के लिए वो होगा आपका 3 वीक्स। तो जैसे आपने टेंडर पब्लिश किया या बिडिंग डॉक्यूमेंट आया, उसके 3 हफ्ते आप कम से कम देंगे बिड्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी कि आप एब्रोड से परचेज कर रहे हैं, आप जीटीई का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आपकी लिमिट है वो आपकी 4 वीक्स है। और 4 वीक्स वो फिर आपकी दोनों के लिए है, आपकी जो लोकल है, चाहे आप जीटी के साथ जो है आप इंडिया वालों को भी मौका दे रहे हैं, तो वहां पर फिर 4 वीक्स दोनों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 3 वीक्स इंडिया के लिए, 4 वीक्स बाहर के लिए, नहीं, 4 वीक्स सबके लिए होगा। अगर सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे है वहां 3 वीक्स, अगर बाहर भी है तो हमारा 4 वीक्स हमारी जो है लिमिट रहेगी, मिनिमम टाइम जो हम बिडर्स को देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 162 जो है हमारा, दैट इज एलटीई,
लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। लिमिटेड यानी कि अब हमारे पास सप्लायर जो है ओपन में नहीं है, हमने जो ओपन नहीं रखा, हमने एडवर्टाइज नहीं करी कि जितने लोग आ सके उतने लोग आए, नहीं, हमने लिमिटेड कर दिए हैं कि लिमिटेड लोग से ही हम प्रोक्योर कर रहे हैं। जैसे मुझे लोकल प्रोडक्ट चाहिए, मैं दिल्ली में हूं, मुझे दिल्ली के ही सप्लायर चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली जो अपनी सर्च लगाऊंगी, मैं जो प्रोडक्ट्स जो सर्च करूंगी जेम पोर्टल पर भी, मैं वही सप्लायर देखूंगी जो दिल्ली में ही अवेलेबल हो। तो यानी कि मैंने अपनी सर्च को लिमिटेड कर दिया है, वहां पर मैंने ओपन नहीं रखा है। तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हम कब यूज करते हैं, जब मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू अप टू 50 लाख है, मोर देन 50 है तो 80 यूज कर रहे हैं, लेस देन 50 में हम LT यूज कर रहे हैं। क्या हम मोर देन 50 के लिए 80 यूज कर सकते हैं? यस, जब हमें इमरजेंसी है, प्रोडक्ट टाइम पर हमें चाहिए, हमारे पास टाइमलाइन कम है, तो ऐसे केस में हम LTE को भी यूज कर सकते हैं मोर देन 50 के लिए भी, तो भी आपको याद रखना है। जब हम LTE की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ, लिमिटेड कर दिया हमने सप्लायर, तो मिनिमम नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने होंगे यहाँ पर? मिनिमम नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं मोर देन 3, मोर देन 3 आपको याद रखने हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लेस देन 3, मोर देन 3, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा मोर देन 3। अगर आपके पास नंबर में है सो मोर देन 3 कितना होता है? कम से कम 4 सप्लायर आपके होने चाहिए। और हमारे पास अब सप्लायर कम है तो हम डायरेक्टली स्पीड पोस्ट से, ईमेल से, कोरियर से उनको अपनी टेंडर बिडिंग डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टू बिड सिस्टम, जो है हमारे पास रूल नंबर 163 में टू बिड सिस्टम। टू बिड सिस्टम, टू बिड कौन कौन सी बिड्स होती हैं? 2 बिड्स हमारे पास होती हैं, और 2 बिड्स में हमारे पास कौन कौन सी बिड है? एक हमारे पास होती है टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड्स जो है हमारी, जो भी आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन थी उससे मैच होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिए कि जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो अवेलेबल है और उसमें क्या क्या जो है फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज अवेलेबल है, वो सब आपकी टेक्निकल बिड्स बताती है। जब टेक्निकल बिड्स में आपका सिर्फ टेक्निकल चीज होंगी, जैसे आपने लैपटॉप खरीदना है तो आपका रैम कितना है, या आपने कंप्यूटर खरीदना है जैसे कीबोर्ड माउस कौन सा है, कितनी रैम है, या आपको ग्राफिक कार्ड कितनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल बिड्स में आएंगी। अब जो आप टेक्निकल है उसके अलावा हमारी सेकंड बिड जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड नाम से पता चल रहा है फाइनेंस है, यानी कि यहां पर आपका प्राइस होगा कि कितने की आपको वो चीज पड़ेगी, आइटम वाइज बिल होगा हर एक चीज का डिटेल में कि ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, आइटम वाइज आपके पास पूरा का पूरा बिल होगा टू बिड सिस्टम में। टू बिड सिस्टम किस तरीके से आती है? टू बिड सिस्टम के लिए जो सप्लायर है पहले टेक्निकल बिड्स बनाता है, उसको पैक करता है एक एनवलप में, फाइनेंशियल बिड है उसको एक एनवलप में पैक करता है, और फिर दोनों को एक एनवलप में पैक करता है और फिर आपको सेंड करता है। तो अब हमने दोनों को अलग अलग क्यों बनवाया है, क्या रीजन है? तो क्योंकि हम पहले एक बिड ओपन करेंगे और जो बिड हम ओपन करेंगे पहले वो है हमारी टेक्निकल बिड्स। टेक्निकल बिड्स को इवेल्युएट करने के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी हम बनाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो टेक्निकली आपके पास चीजें आई उनको देखना, क्या वो टेक्निकली बिड सही है कि नहीं, जो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वो सारी चीजें देखना और मैच करना, और उसके बेसिस पर टेक्निकली बिड्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना। अब जो भी बिड्स शॉर्टलिस्ट होंगी हमारी, हम सिर्फ उन्हीं का फाइनेंशियल बिड ओपन करेंगे, उनको हम डेट टाइम वेन्यू बता देंगे कि भाई आपकी जो टेक्निकल बिड्स है वो शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, इस टाइम पर, इस डेट पर, इस वेन्यू पर आपकी जो फाइनेंशियल बिड है वो आपकी ओपन की जाएंगी। फिर हम टेक्निकली और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जहां से हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइस भी सही है, क्वालिटी भी सही है, वहां से हम अपनी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ये हम कब यूज करते हैं? जब आपको कोई बड़ा प्लांट, कोई मशीनरी, ऐसी कोई भी चीज लेनी है जहां पर मार्केट में प्राइस का कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टेज बिडिंग 164। टू स्टेज बिडिंग, टू स्टेज बिडिंग क्या है कि 2 स्टेजेस में, बिड तो हमारे पास 2 ही हैं लेकिन स्टेजेस में है, यानी कि पहले आपको टेक्निकल बिड आएगी और फिर उसके बाद आपको फाइनेंशियली बिड आएगी। इस तरीके से इसमें होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आपने आज बिड मंगाई, कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज आपने बिड मंगाई, कल को प्राइस चेंज हो गया। तो ऐसे केस में जो हम यूज करते हैं वो हम टू स्टेज बिडिंग यूज करते हैं। इसमें पहले हम टेक्निकली बिड को मंगाते हैं, जब हमारी ये शॉर्टलिस्ट हो जाती है फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल बिड को जो है वो साइन कर सकते हैं। सो ये हमारा टू स्टेज बिडिंग है।
नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 165, लेट बिड्स। लेट बिड्स क्या है कि जब भी बिड्स की लास्ट डेट हो चुकी है सेंड करने की, उसके बाद अगर कोई भी बिड सेंड करता है तो वो बिड हमारी मान्य नहीं होगी, उसको हम लेट बिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 166, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में STE। तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी हमारी क्या है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी यानी कि जब हमारे पास, जब आपने टेंडर पब्लिश किया और आपके पास बिड्स आई, और बिड्स मान लीजिए आपके पास एक ही बिड आई है और उसी से आपने अपनी डील क्लोज कर दी, तो ये हमारी सिंगल टेंडर इंक्वायरी हो जाती है। या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, एक ही सिंगल मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, तो वो भी हमारी सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। या आपके पास कोई पुराना, बहुत पुराना कोई मशीनरी है, उसका कोई स्पेयर पार्ट आपको चाहिए, वो मार्केट में आपको नहीं मिल रहा, एक ही इंसान के पास मिल रहा है, एक ही सप्लायर के पास, वहां से आप प्रोक्योर कर लेते हैं, ये भी हमारी सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। लेकिन जब भी हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज करेंगे, आपको पहले जो है लिखित में एक सर्टिफिकेट देना होगा कि और कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आपने लिया, कब आपने एडमिन अप्रूवल लिया, कब आपने जो है फाइनेंशियल अप्रूवल लिया, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहां पर देनी होंगी। सिंगल टेंडर इंक्वायरी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज 167, ई रिवर्स ऑक्शन। ई रिवर्स ऑक्शन, ई रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, हमारी चीजें जैसे ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में इधर जो है बायर्स होते हैं, इधर हमारे पास ऑक्शन जो हो रहा है उसका जो हेड है वो है यहाँ पर हमारे पास सप्लायर है। रिवर्स यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास सप्लायर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास बायर हैं। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट की नेगोशिएशन करना चाहते हैं उस टाइम पर हम रिवर्स यूज करते हैं रिवर्स ऑक्शन का, जहां पर हमारे पास सप्लायर आप बताएंगे कि मेरे पास इतने की कोटेशन है, तो आप एक टाइम देंगे, वेन्यू देंगे, ऑनलाइन जेम पोर्टल पर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रियल टाइम बेसिस पर अपनी कोटेशन आपको शेयर करते हैं। Next we have the 168. 168 is the content of bidding document. तो जैसे ही आप टेंडर पब्लिश करते हैं उसकी सारी डिटेल्स के लिए जो बिडर के पास होनी चाहिए, कि बिडर अगर आपको बिड सेंड कर रहा है तो उसके पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, वो सारी की सारी आपके पास बिडिंग डॉक्यूमेंट में होती है। सो बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज होंगी, जो भी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो होंगी, ठीक है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल में होगा, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कि आपके पास अगर बिड्स आती हैं तो किस बेसिस पर आप उनको एलिजिबिलिटी करेंगे, एलिजिबल वो होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस बेसिस पर आप उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो सारे क्राइटेरिया आपके जो है इसमें होते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होंगे कि जो भी आपको फिल करने हैं वो होंगे, इसके अलावा कोई अदर फॉर्म्स हैं हमारे पास वो होंगे। यहाँ पर बिड सिक्योरिटी के बारे में कि कितनी बिड सिक्योरिटी आपको देनी है उसके बारे में होगा, कब तक आपको प्रोडक्ट डिलीवर चाहिए है, ये सारी चीजें आपकी जो है इस बिडिंग डॉक्यूमेंट में होंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जब भी कोई अपनी बिड सेंड करता है और उसको पता होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट में होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 169, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वारंटी और गारंटी जो आपकी होती है। तो ये चीज आपको पता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अगर वो आपका जो है वारंटी में है, तो अगर वो प्रोडक्ट वारंटी में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो प्रोडक्ट वारंटी में है तब तक आपका फ्री ऑफ चार्ज जो है वो रिपेयर होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सोल्व होगी। अगर आपकी वारंटी एक्सटेंड है तो तब तक होगा, वारंटी खत्म तो आपको फिर विजिटिंग चार्जेस, जो भी पार्ट चेंज हुआ, सारे चार्जेस आपको देने होते हैं। सो हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी के साथ हो सकता है, जिसका प्रोडक्ट है उसके साथ हो सकता है, जिससे आपने खरीदा उससे हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, किसी से भी आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 170, बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी को हम EMD भी कहते हैं या EMB कहते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिर्फ अर्नेस्ट मनी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या बिड सिक्योरिटी, ये सारे एक ही नाम है। अब बिड सिक्योरिटी हम क्यों लेते हैं, अगर मैंने टेंडर निकाला और बिड्स मेरे पास आई और मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूं, वो कल को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे, कि पहले तो उसने मुझे बोला था कि आपको पर क्वांटिटी 100 की होगी, अब वो बोले नहीं मैं तो 110 की लगाऊंगा।
पहले उसने मेरे साथ डील कर ली, अब वो मेरे साथ बोला नहीं आपका तो कम का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तो इससे ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं तो उस पर काम करूंगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा, तो जो लास्ट में बैकआउट हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए, इन सब चीजों की सिक्योरिटी के लिए हम बिडर से बिड सिक्योरिटी लेते हैं। अगर बिड सिक्योरिटी के तहत एम्प्लॉय जो बिडर है हमारा बैकआउट हो जाता है, प्राइस चेंज कर लेता है, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, किसी टर्म्स एंड कंडीशन का वॉयलेशन करता है, तो जो भी बिड सिक्योरिटी की अमाउंट होती है उसको हम जब्त कर लेते हैं। बिड सिक्योरिटी कितना होता है? बिड सिक्योरिटी होता है 2 to 5%, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5% होता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगी कि कितना प्रोडक्ट, कितना हमें जो है यहाँ पर रखना है, 2% या 5%। अब इसमें भी रिलैक्सेशन होता है, जैसे एमएसएमई है, स्टार्टअप है, जो ऑलरेडी सप्लायर रजिस्टर है सीपीपी पर, उनको बिड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। और इसके अलावा हमारे पास नॉन मॉनेटरी भी होता है, यानी कि जहां पर हम पैसा नहीं लेते हैं, नॉन मॉनेटरी भी होता है। नॉन मॉनेटरी के केस में हम एक एफिडेविट साइन करवा लेते हैं, यानी कि एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं। अब ये डिक्लेरेशन क्या कहती है कि अगर आपने कल को अपना प्राइस चेंज कर दिया, किसी टर्म्स एंड कंडीशन का वॉयलेशन कर दिया, या आपने लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर दिया, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में आपको कुछ टाइम के लिए डिबार कर देंगे। वो कितना टाइम होगा? वो ऑलरेडी इस एफिडेविट डिक्लेरेशन में मेंशन होगा, 2 साल, 3 साल, 4, 5, जितना भी होगा उतने टाइम के लिए हम उसको डिबार कर देंगे, यानी कि उतने टाइम के लिए वो बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जैसे उसका पीरियड खत्म होगा तब वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सो लिमिट विल बी 2 to 5% होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 171 परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम कब लेते हैं? इससे पहले हम इसकी वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। बिड सिक्योरिटी की जो वैलिडिटी है वो 45 डेज रहती है, और बिड सिक्योरिटी जो है हमारी, जैसे ही अनसक्सेसफुल बिडर हम बोलते हैं, जिसके साथ हमारा डील नहीं होती है ना, उसको हम बोलते हैं अनसक्सेसफुल बिडर। तो जैसे बिड वैलिडिटी पीरियड खत्म हुआ या हमने किसी के साथ डील कर ली, उसके 30 दिन के अंदर जो भी अनसक्सेसफुल बिडर हैं उनकी बिड सिक्योरिटी हम वापस कर देते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होता है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हमारे पास रूल नंबर 171 में है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, अब हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील कर ली, अब वो प्रोडक्ट जो है हमें क्वालिटी वाइज सही मिले, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ना हो, टाइम पर डिलीवर हो, इन सब चीजों की बातों के लिए हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितना है? वो है हमारा एज ऑफ नाउ 3 to 5%। ठीक है, 3 to 5% है तो हमारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब जो ये सक्सेसफुल बिडर है जिसके साथ हमने डील की, उसकी बिड सिक्योरिटी हम कब वापस करते हैं? जब उसने हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे दी है, उसके बाद हम उसकी बिड सिक्योरिटी को वापस कर देते हैं। सो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको याद रखनी है, ये चेंज हुई थी, पहले 5 to 10 था, अभी 3 to 5% है। नेक्स्ट है हमारे पास 172 एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। क्या हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं? तो यस, एडवांस पेमेंट के लिए हमारे पास क्लोज है। एडवांस पेमेंट अगर हम किसी को भी कर रहे हैं तो जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, और अगर कोई प्राइवेट फर्म है जिसको हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कर सकते हैं 30%, और अगर कोई भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा इन्वॉल्व है, कोई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, पीएसयू है, तो उनको जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो हम करते हैं 40%। ठीक है, तो 30-40 है, इसमें रिलैक्सेशन ऑब्वियसली पॉसिबल है। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके हम इसमें रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 172 पार्ट पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर्स को। यस, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट के लिए भी हमारे पास हमें डिपेंड करता है कि इस टाइप का गुड है, क्या मार्केट प्रैक्टिस है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हम 6 महीने तक का ही एडवांस या पार्ट पेमेंट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और पार्ट पेमेंट जब हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है उसके बाद हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जर्नल गाइडलाइंस है, रूल नंबर 173, 174 और 175 में हमारे पास कुछ जनरल गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रिक्योर कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा, एफिशिएंट होगा। आपको किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि कोड ऑफ इंटीग्रिटी ब्रीच हो, किसी के साथ आप मिली भगत करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप जो है हार्ड रख रहे हो ताकि कम बिडर आए, कॉम्पिटेटिव मैनर में होना चाहिए, आपको ऐसा काम करना है। किसी भी तरीके का मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट या आपने कोई गिफ्ट लिया है, कोई कैश लिया है किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये हमारा 174 है। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स देख रहे हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल रहेगी।
रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पोस्ट कोड जो आपका है 2 और 39, उसके लिए इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है। जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा का सारा सिलेबस कवर है, बाइलिंगुअल है। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट तो है हमारा 175 कोड ऑफ इंटीग्रिटी, जो अभी मैंने बताया कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप डिस्क्लोज कर रहे हो, किसी बिडर को बता रहे हो हमारे पास इतनी आ चुकी है मिनिमम, आप इससे कम भेजो तो आपको जो है बिड्स मिल जाएंगी, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और हमने सीसीए रूल्स में पढ़ा है कि जब भी किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है उसको हम अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, तो यहाँ पर भी हम उसको मौका देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 176, दैट इज बायबैक ऑफर। बायबैक क्या होता है कि जब भी आप पुरानी चीज के बदले न्यू लेते हो, तो जब भी आपने कोई भी पुरानी चीज देनी है और उसके बदले आपने न्यू लेनी है, जैसे आप अमेजोन पे मोबाइल परचेज करते हो तो आप देखते हो कि आपको डील दिखा रहा है कि परचेज आप पुराना करके और इतने का आपको डील मिल जाएगी, आप नया ले सकते हो। लेकिन वहां पर आप पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो पुराना देके या नहीं लेना चाहते हो, या सिर्फ नया लेना चाहते हो। तो जब भी आप एक्सचेंज करते हो ओल्ड आइटम को और उसकी जगह आप न्यू आइटम चाहते हो, क्यों चाहते हो? कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई लेटेस्ट अपडेट आ गई, कोई लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो तब। तो जब बायबैक आप कंडीशन लगाओगे तो बायबैक में आपको सारी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में है, वर्किंग है नहीं है, क्या कंडीशन है उस प्रोडक्ट की, कब मिलेगा, कब आप उसको डिलीवर कर पाओगे, नया आने के बाद कितना टाइम लगेगा आपको, या फिर आपका जो लोकेशन है वो कहाँ से वो प्रोडक्ट लेना है, उसके जो एसोसिएटेड चार्जेस हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, किसका खर्च आएगा, ये सारी चीजें आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी है। इसके अलावा आप सिर्फ ओल्ड के बदले न्यू लेना चाहते हो, या अगर ओल्ड की आपको अच्छी डील नहीं मिली तो आप सिर्फ न्यू आइटम भी ले लोगे। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियरली मेंशन करनी है ताकि बिडर्स आपको सही बिड जो है वो सेंड कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। यहां तक था हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी हैव प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? आई होप यहां तक क्लियर है। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज हमारी दो तरीके की होती है, एक कंसल्टिंग सर्विसेज है, दूसरी हमारी नॉन कंसल्टिंग सर्विस है, ठीक है, दूसरी हमारी नॉन कंसल्टिंग सर्विस है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि हम एक क्विक सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं लास्ट तक, तो ये हमने क्विक रिवीजन किया है। तो अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ा है तो आप सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, फटाफट से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपकी आदत है कि पहले मुझे वीडियो देखनी है, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, उसके बाद मैं डिस्कस करके पढ़ूंगा पूरा, तो उस केस में भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो में हमने जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि ये पूरी की पूरी डिटेल हमें चैप्टर 6 करने में ही 3 से 4 दिन लग जाते हैं कंप्लीट अपनी लाइव क्लास में, तो उसके लिए आप हमारे ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले हमारा कंसल्टिंग सर्विसेज। जब भी आप किसी से कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, कोई राय लेते हैं, दैट इज कंसल्टिंग सर्विसेज। सो कंसल्टिंग सर्विसेज जैसे आपको अपनी स्कूल के लिए कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट चाहिए, स्कूल एनईपी के अकॉर्डिंग बनवाना है, पॉलिसी बनवानी है, उन सब चीज़ों के लिए हम कंसल्टिंग सर्विसेज को ले सकते हैं। तो जहां पर हमें किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। 178, तो जो भी आपकी स्पेसिफिक जॉब है कि क्या आपको काम करवाना है वो क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए हम अपना जो कंसल्टेंट है वो यहाँ पर हायर करते हैं। 179 ये कहता है कि जो ये हमारे रूल्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं और अपने लिए कोई कंसल्टिंग सर्विस हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, वो हमें ये वाले रूल्स रेगुलेशन 179 में पता चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द कंसल्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल नंबर 180 ये कहता है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी सर्विसेज आइडेंटिफाई करने कि भाई मुझे किस काम के लिए कंसल्टेंट को हायर करना है, वो आपके पास स्कोप पूरा रेडी होना चाहिए कि क्या आप काम करवाना चाहते हैं, क्या आपका डिजायर्ड आउटपुट होगा, और क्या आप इनपुट्स देंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी कंसल्टेंट को। नेक्स्ट वी हैव 181।
181 है स्कोप ऑफ द रिक्वायर्ड कंसल्टेंट। तो आपको पूरी डिटेल बना लेनी है कि आप कंसल्टेंट क्यों हायर करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे आप क्या काम करवाएंगे, क्या डिजायर्ड आउटपुट आएगा, कितने टाइमलाइन में करवाना है, ये सारी चीजें आपको डिजायर्ड स्कोप ऑफ रिक्वायर्ड कंसल्टेंट आपको बना लेना है। नेक्स्ट वी हैव 182 एस्टिमेटिंग रीजनेबल एक्सपेंडिचर। जब हमारे पास गुड्स होता है तो हमें पता है कि कितने का गुड आएगा, हमारे पास अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या मार्केट में हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्राइस आ गया। बट कंसल्टेंट की जो सर्विसेज है वो आपको अलग अलग प्राइस रेंज में मिलेगी। तो आपको पहले मार्केट थोड़ी रिसर्च करनी है और उसके बाद आपको आइडिया लगाना है कि आपका एस्टिमेट एक्सपेंडिचर आप इस कंसल्टेंट पर कितना खर्च करना चाहते हैं, तो उसका एस्टिमेट आपको यहाँ पर पहले बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 183 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइकली सोर्सेज। अब हम सर्च करेंगे कंसल्टेंट जो हमें हायर करने हैं उसके बारे में हम सर्च करेंगे। सबसे पहला, अगर आपकी कंसल्टिंग सर्विसेज की जो वैल्यू है वो अप टू 50 लाख है, अगर 50 लाख रुपए तक की है तो हम रेफरेंस लेंगे, हमने किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे, किसी ऐसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन से पूछेंगे जिसने कि हमारी जो हम काम देख रहे हैं वो उसने करवाया हो, उससे कंसल्ट करेंगे। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन से या जिसको इस बारे में सिमिलर एक्सपीरियंस हो उससे हम कंसल्ट करेंगे और उससे जो है हम एक कंसल्टेंट की लिस्ट बना लेंगे कि ये जो मार्केट में अवेलेबल है और उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यू अबव 50 लाख है तो ऐसे केस में हम ATE यूज करते हैं, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी यूज करते हैं, जो हमने गुड्स के केस में पढ़ी। एडवर्टाइज करेंगे, फिर हमारे पास बिड्स आएंगी और उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कम से कम 3 कंसल्टेंट शॉर्टलिस्ट होने चाहिए। तो शॉर्टलिस्टिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 3 कंसल्टेंट को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास TOR। 185 हमें बताता है अबाउट द TOR। TOR इज द टर्म ऑफ रेफरेंस। तो TOR बेसिकली जैसे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, तो TOR में भी सारी चीजें होंगी कि क्या प्रोडक्ट है, क्या आप देख रहे हैं, क्या उस कंसल्टेंट का काम होगा, क्या इनपुट्स उसको मिलेंगी, उसके बारे में सारी डिटेल्स इस हमारे TOR में होती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 186 है RFP। जैसे हमने कंसल्टेंट को शॉर्टलिस्ट किया, अब उन शॉर्टलिस्ट कंसल्टेंट को हम RFP भेजेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि हम उनको बताएंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, अब आप अपनी हमें बिड सेंड कर सकते हो, अब आप हमें अपनी टेक्निकल बिड सेंड कर दो और आप हमें अपनी फाइनेंशियल बिड सेंड कर दो। किस तरीके से सेंड करनी है, कौन सा फॉर्म होगा, वो सारी चीजें हम RFP में बताएंगे। अगर आपने पहले शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया ऐड नहीं किया था तो वो हम RFP में ऐड कर देंगे। और जो हम यहाँ पर बिड्स के लिए मेथड यूज करेंगे वो हम 2 बिड मेथड यूज करेंगे, जो कि हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में पढ़ा भी। सो रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ प्रपोजल, तो हम 2 बिड यूज कर रहे हैं, तो यानी कि पहले हम टेक्निकल ओपन करेंगे, फिर जो भी शॉर्टलिस्ट हुए उसकी फाइनेंशियल ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने गुड्स के केस में टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी बनाई थी, बट इन केस ऑफ कंसल्टेंसी हम बोलते हैं उसको कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमेटी। CEC हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमेटी। नेक्स्ट है हमारे पास लेट बिड्स, जो हमारा सेम है कि जब भी बिड्स भेजने की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद अगर आप बिड्स भेजते हैं तो वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, वो हमारी लेट GFR। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप AIMS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स देख रहे हैं, ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पोस्ट कोड जो आपका है 2 और 39 उसके लिए। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है, जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR, SR, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा का सारा सिलेबस कवर है। बाइलिंगुअल है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वी हैव 189 इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। तो जो हमारी टेक्निकल बिड्स है पहले हम उसको ओपन करते हैं और हमने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CEC बोलते हैं। और ये कमेटी क्या काम करेगी, ये कमेटी जो है हमारी यहाँ पर ये कमेटी हमारी शॉर्टलिस्ट करेगी टेक्निकल बिड्स को। जिसकी भी टेक्निकल बिड शॉर्टलिस्ट होगी उसकी हम फाइनेंशियल बिड्स को इवेल्युएट करते हैं। तो रूल नंबर 190 हमारा क्या है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल बिड ऑफ द टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर। तो जो भी टेक्निकली शॉर्टलिस्ट होंगी उन्हीं की हम यहाँ पर फाइनेंशियल बिड्स ओपन करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास 191 की जो हमने टेक्निकल शॉर्टलिस्ट की, फिर हमने फाइनेंशियल ओपन की। अब किस बेसिस पर आप उसको जो है सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन और इवैल्यूएशन मेथड हमारे पास 3 मेथड है जो कि आगे हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है 192 जो डिस्कस करता है, वो है QCBS। QCBS का मतलब क्या है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारे क्वालिटी कहाँ मिलेगी, टेक्निकल बिड्स में जिस डिटेल मिलेंगी, कॉस्ट के बारे में कहाँ मिलेगा, फाइनेंशियल बिड में। सो यहाँ पर मेरे लिए क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए जो है कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी और कॉस्ट भी, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं QCBS को, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मुझे 60% क्वालिटी को वेटेज देनी है, 40% इसको देनी है, या 70-30 देनी है, इस तरीके से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। पहले टेक्निकल को शॉर्टलिस्ट किया, उसको रैंकिंग दी, फाइनेंशियल को शॉर्टलिस्ट किया, उसको रैंकिंग दी, और उसके बेसिस पर हमने परसेंटेज वेटेज निकाला, और जो भी हमें बेस्ट डील लगती है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मिनिमम हमारा 50-50 हो सकता है, मैक्सिमम हमारा 80-20 हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा 193। 193 है हमारा लिस्ट कॉस्ट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं LCS, लिस्ट कॉस्ट सिस्टम। लिस्ट कॉस्ट सिस्टम क्या है, यानी कि जहां पर मुझे प्राइस सबसे कम मिलेगा मुझे वो चाहिए। अब मुझे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, जहां पर मुझे लिस्ट कॉस्ट मिलेगी, सबसे कम कॉस्ट मिलेगी, हम वो प्रोडक्ट लेंगे। ये हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है कि भाई कोई भी काम करना है तो ये प्रोसेस अपनाओ और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे केस में हम यूज करते हैं LCS, लो लिस्ट कॉस्ट सिस्टम, कि जो हमें सबसे कम प्राइस में देगा उससे हम डील क्लोज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है एंड जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे पास लगभग सेम आने वाला है। नेक्स्ट वी हैव द 194। 194 इज द सिंगल सोर्स सिलेक्शन। जैसे हमने सिंगल टेंडर इंक्वायरी पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से अगर आपने टेंडर पब्लिश किया, आपके पास एक ही कंसल्टेंट है, उसी से डील क्लोज हो गई, तो सिंगल सोर्स सिलेक्शन। या आपने किसी से रेफरेंस लिया, उसी से डील क्लोज कर दी, एक ही कंसल्टेंट अवेलेबल है मार्केट में और कोई कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जब हम डील क्लोज करते हैं दैट इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 195 मॉनिटरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं तो हमने ऑर्डर दे दिया और हमारे पास गुड्स आ गया, बट कंसल्टेंसी में हमारे पास ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अपने स्कूल की वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक बार आपने ऑर्डर दे दिया और जब आपकी वेबसाइट बन गई तब आप देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बीच में मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई कलरिंग ठीक है कि नहीं, फोन ठीक है कि नहीं, चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करना होता है। सो मॉनिटर कॉन्ट्रैक्ट करना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत जरूरी है। पूरे कंसल्टेंसी प्रोसेस में ओवरऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हमारी इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट वी हैव द 196 पब्लिक कंपटीशन फॉर डिजाइन ऑफ सिंबल और लोगोस। अब आपने देखा होगा टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कॉन्टेस्ट निकालती है ना, कंपटीशन लेके आते हैं, पब्लिक कंपटीशन। अगर किसी ऐप का कोई सिंबल बनवाना है, कोई लोगो बनवाना है, कोई टैगलाइन बनवानी है, तो उस केस के लिए क्या करती है कि पब्लिकली कॉन्टेस्ट है, जो लोग चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, और हम एक ज्यूरी बैठा सकते हैं, एक टीम जो कि शॉर्टलिस्ट करेगी, और उसके बेसिस पर हम जो है जो भी शॉर्टलिस्ट होगा हमारे पास लोगो, उसके लिए हम प्राइज मनी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जिसके लिए किया गया है, जैसे आप देखोगे रुपए सिंबल है, या दूरदर्शन का लोगो है, ठीक है, एनवीएस स्कूल है जैसे उसका लोगो है, या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस टिकट आती है कि टाइम टू टाइम पर कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, उसके लिए हम लेते हैं, ठीक है, या जैसे अभी G20 था उसके लिए है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कि हम यूज करते हैं पब्लिक डिजाइन ऑफ सिंबल और लोगो को। नेक्स्ट वी हैव द आउटसोर्स सोर्सिंग। अभी क्या था, हमारा कंसल्टिंग सर्विस था, अब हमारा नॉन कंसल्टिंग। जब आप आउटसोर्स करते हो, इससे क्या होगा, आउटसोर्स करने से आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपकी हेडेक बचेगी, आप अपने किसी प्रोडक्टिव काम पर जो है फोकस कर पाओगे। जैसे स्कूल में मेंटेनेंस दे दिया, फैसिलिटी मैनेजमेंट दे दी, प्रिंटर की सर्विस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये आपने आउटसोर्स कर दी उस तरीके से। सो 197 हमारा नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, तो जो कि कंसल्टिंग सर्विस से हमारे बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि फैसिलिटी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, तो प्रिंटर सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये आपने जैसे आउटसोर्स कर दी, तो दैट इज नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट वी हैव द 198 प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। सो नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट हम किस तरीके से करते हैं, पूरा जो प्रोसेस है वो हम एज लाइक जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो है वो हम यूज करते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइकली कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? हमने किसी से रेफरेंस ले ली, किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लिया, जिसको भी इसके बारे में एक्सपीरियंस है उससे पूछ लिया, या फिर आपने देखा होगा जो सिटी होती है उनका क्लासिफाइड पेज है, येलो पेजेस है, वेबसाइट्स है, मैगजीन्स है, वहां से हमने सर्च कर लिया और उसके बेसिस पर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ द टेंडर इंक्वायरी, हम टेंडर इंक्वायरी बना लेते हैं, ठीक है। तो टेंडर हमें जो पब्लिश करना है तो टेंडर हम पब्लिश करेंगे और यहाँ पर जो बिड्स है वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। इन्विटेशन ऑफ बिड्स, बिड्स हम किस तरीके से इनवाइट करेंगे, अगेन जो लिमिट है वो हमारी 50 लाख है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, एस्टिमेटेड जो वैल्यू आपके कॉन्ट्रैक्ट की 50 लाख से कम है, तो ऐसे केस में तो जो हम मेथड यूज करेंगे वो वही यूज करेंगे कि हमने किसी से रेफरेंस ले लिया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी मिनिस्ट्री से हमने कंसल्ट कर लिया जिसको इसके बारे में एक्सपीरियंस था, क्लासिफाइड पेज हमने यूज कर लिया, या फिर जो है हमने येलो पेजेस का यूज कर लिया, या कोई भी मैगजीन्स आती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया लोकल, या फिर न्यूज़पेपर से हमने देख लिया, वहां से हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, उनसे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। बट अगर हमारी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो अगर हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 50 लाख है, तो ऐसे केस में हम टेंडर का यूज़ करेंगे, हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी यूज़ करेंगे, टेंडर पब्लिश करेंगे, उसके बाद हम बिड्स का वेट करेंगे और बिड्स को हम शॉर्टलिस्ट करके फिर हम अपनी डील जो है वो फाइनल कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द 202 लेट बिड्स। लेट बिड्स अगेन सेम कि अगर कोई भी बिड्स आपकी लेट सबमिट हो रही है तो वो कंसीडर नहीं होगी, लास्ट डेट के बाद सबमिट हो रही है तो। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ बिड्स रिसीव, तो जो भी हमारे पास बिड्स रिसीव हुई हैं उसको इवेल्युएट करेंगे, जो भी हमें सही लगेगी टेक्निकली फाइनेंशियली उसके बेसिस पर हम उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, उसके साथ हम डील कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 204 प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज बाय नॉमिनेशन। बेसिकली जैसे हमने सिंगल सर्विस सोर्स पढ़ा था, सिंगल टेंडर इंक्वायरी पढ़ी थी, उसी तरीके से कि कई बार जब हमारे पास कोई कंसल्टेंट है, कोई भी हमें रेफरेंस मिलती है, उससे भी हम जो है यहाँ पर अपना क्लोज कर सकते हैं नॉमिनेशन द्वारा भी। 205 मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे हमारा कंसल्टिंग सर्विसेज में मॉनिटर करना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से हमारा नॉन कंसल्टिंग सर्विस में भी मॉनिटर करना जरूरी है। जैसे आपने अपने स्कूल के लिए मेंटेनेंस को ही आपने किया, तो ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल स्कूल के जब मेंटेनेंस आपका खत्म होने वाला होगा तब देखोगे, आप बीच में भी पूरा ध्यान रखोगे कि स्कूल सही से मेंटेन है कि नहीं है, उसके बारे में उनको पूरी तरीके से मॉनिटर करते रहोगे, तो मॉनिटरिंग जरूरी है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि आपने जब प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स पढ़े, बहुत सारे रूल्स पढ़े, फिर आपने कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा भी, कैसे सिलेक्शन करना है, क्या चीजें हैं, लेकिन आप नॉन कंसल्टिंग सर्विस में आते आते हमारे पास रूल बहुत कम है, यहाँ पर हमने कम कर दिया। तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल है जो कहीं ना कहीं मिस हो गया, तो वो सारे रूल्स जो हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में पढ़े हैं वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर अप्लाईकेबल होती हैं। सो ये था हमारा रूल नंबर 142 से 206 तक GFR का चैप्टर नंबर 6। इसके अलावा 11 चैप्टर्स और हैं, टोटल 12 चैप्टर्स है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर GFR से क्वेश्चन आते हैं तो GFR से चैप्टर नंबर 6 से आते हैं, जो हमने यहाँ पर क्विकली क्रैश कोर्स की तरीके से हमने डिस्कस किया है क्विकली रिविजन सीरीज में, जिसमें सारी अपडेटेड जो लिमिट्स थी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या डिटेल आप इसकी वीडियो चाहते हैं या डिटेल आपका अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स देख रहे हैं, ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पोस्ट कोड जो आपका है 2 और 39 उसके लिए, इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है। जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा का सारा सिलेबस कवर है, बाइलिंगुअल है। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो